Hello student, today started chapter number 6, part 7, Understanding our Criminal Justice System. देखिए, आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से ट्रायल से संबंधित है। आज हम ट्रायल जो फेयर ट्रायल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार हम वीडियो को पिछले वीडियोस के बारे में बता देते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने इन्वेस्टिगेशन क्राइम में पुलिस के रोल को डिस्कस किया था, एफआईआर को डिस्कस किया था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जज का क्या रोल होता है इसके बारे में डिस्कस पहले वीडियो में कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोज में हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेन रूप से व्हाट इज ए फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या है, निष्पक्ष सुनवाई क्या है, निष्पक्ष विचारण क्या होता है। लॉ की भाषा में ट्रायल को विचारण कहते हैं, जबकि आप इसको सुनवाई के रूप में समझ सकते हैं। सुनवाई क्या होती है, हियरिंग क्या होती है। अन्यथा इसका जो लीगल वर्ड है वो विचारण है हिंदी में, और इंग्लिश में ट्रायल के नाम से ये जाना जाता है। इसमें जो बुक है उसमें एक केस के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से ट्रायल चलती है, कौन व्यक्ति किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से ट्रायल में एविडेंसेस प्रस्तुत करता है, विटनेस प्रस्तुत करता है, एडवोकेट्स के द्वारा क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। क्रॉस एग्जामिन का मीन्स होता है जब क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है किसी दूसरे पक्षकार से, तो उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। जैसे डिफेंस के लॉयर के द्वारा सरकार की ओर से आए हुए गवाह से जब क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं तो उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा डिफेंस की तरफ से आए हुए गवाहों से जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस है जो दूसरे पक्ष के दूसरी पार्टी के गवाहों से कुछ पूछना, क्रॉस एग्जामिन की श्रेणी में आता है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको पीडीएफ फाइल से देखेंगे। यहाँ देखिए, व्हाट इज ए फेयर ट्रायल। देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट है, according to the article 21 of the constitution that guarantees the right to life, which states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure। ये क्या कह रहा है देखिए कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ का, जीवन जीने के अधिकार का, वो गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है, विच स्टेट दैट ए पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाई फॉलोइंग ए रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर, कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को, लाइफ को और उसकी लिबर्टी को केवल एक उचित और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करके ही उसे छीना जा सकता है, टेकन अवे लिया जा सकता है, दूर। और कोई आधार नहीं है कि सरकार या कोर्ट्स, वैसे सरकार, समझिए इस चीज़ को, कि सरकार किसी व्यक्ति की लिबर्टी को और उसकी लाइफ को छीनने का उसको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। हाँ, वो छीन सकती है कब, जब उस कोई रीजनेबल कारण हो और लीगल प्रोसीजर हो, न्यायिक प्रक्रिया हो। तभी तो जब किसी व्यक्ति को मर्डर का मुकदमा चलाया जाता है, उसको हैंग टू टिल डेथ यानी फांसी की सज़ा दी जाती है, इम्प्रिजमेंट दिया जाता है, डेथ इम्प्रिजमेंट दिया जाता है, तो वह भी एक न्यायिक प्रक्रिया है। क्योंकि आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में, उस जो 302 का मुकदमा है, मर्डर का मुकदमा है, उसमें स्पेशल लिख रखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है तो उसको फांसी या आजीवन कारावास से लाइफ इम्प्रिजमेंट है
या डेथ सेंटेंस है वो सुनाया जाएगा, मृत्यु की सज़ा दी जाएगी। तो उसमें एक न्यायिक प्रक्रिया है। आप किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि उसको आर्टिकल 21 का लाभ मिला हुआ है। तो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 साफ तौर से यह कह सकता है कि किसी व्यक्ति के लिबर्टी को और उसके लाइफ को किसी रीजनेबल रीजन के आधार पर और लीगल प्रोसीजर के आधार पर ही टेकन अवे यानी छीना जा सकता है, उसको किया जा सकता है, उससे उसको दूर किया जा सकता है। अदरवाइज उसके किसी भी प्रकार से उसकी लिबर्टी को और उसकी लाइफ को नहीं छीना जा सकता। इसलिए आर्टिकल 21 का लाभ प्रत्येक इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है। अगला पॉइंट है, देखिए सेकंड पॉइंट है, ए फेयर ट्रायल एंश्योर दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। देखिए जो फेयर ट्रायल है यानी निष्पक्ष जो सुनवाई है, विचारण है, वह इंश्योर करता है, क्या सुनिश्चित करता है कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड, यानी आर्टिकल 21 को ये सही ठहराता है कि जो उसमें राइट टू लाइफ है वो एकदम सही है, उसको बिना किसी रीजनेबल रीजन या लीगल प्रोसीजर के नहीं छीना जा सकता। तो फेयर ट्रायल का मीन्स यही है कि आर्टिकल 21 को सुरक्षा प्रदान करना, उसको सेफ्टी प्रदान करना, ताकि उसका वायलेशन ना हो, आर्टिकल 21 का वायलेशन ना हो। इस वजह से फेयर ट्रायल की जाती है, ताकि जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसीजर अपनाया जाए वो एकदम ओपन हो, किसी भी प्रकार का दोनों पक्षों में यह अंदेशा ना हो कि जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। यदि वो कोई भी पार्टी अगर डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वह अपर कोर्ट्स में अपील में जा सकती है। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपनाई जाती है, संविधान के अनुसार अपनाई जाती है, ताकि किसी भी आर्टिकल्स का वायलेशन ना हो। थर्ड पॉइंट है, एवरी सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड शुड गेट ए फेयर ट्रायल व्हेन अक्यूज्ड। देखिए क्या लिखा है कि प्रत्येक नागरिक चाहे जो भी हो, उसकी जाति, लिंग, धार्मिक विचार, जो भी कुछ है, उसकी आइडियोलॉजी, विचारधारा कुछ भी हो, शुड गेट ए फेयर ट्रायल व्हेन अक्यूज्ड। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं, उसकी क्लास, वर्ग, कास्ट, जाति कुछ भी हो, उस अपराधी व्यक्ति को एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजियन। तो आर्टिकल 14 ऑलरेडी कह रहा है कि हम किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो फेयर ट्रायल में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीजर सबके लिए एक जैसा है। एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है। उसमें किसी व्यक्ति को यह समझकर उसको स्पेशल वेटेज नहीं दिया जाता है कि वो कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है या कोई उसकी जो प्रेस्टीज है वो बहुत अधिक है। तो कहने का अर्थ है कि फेयर ट्रायल में अक्यूज्ड पर्सन को, जो अभियुक्त है, उसको फेयर ट्रायल का अवसर दिया जाता है, उसे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। द ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। और जो ट्रायल होती है वो अभियुक्त की प्रेजेंस में होती है, अभियुक्त को लाया जाता है, पूरा विचारण और जो सुनवाई होती है उसके समक्ष होती है, उसके सामने होती है, ताकि वह भी अपना पक्ष रख सके और उसको यह अंदेशा न हो कि पता नहीं कोर्ट में क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं। उसको कहने को कोई ऐसा अवसर नहीं मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए जिससे वह कोर्ट पर किसी भी प्रकार का आरोप लगा सके। इसलिए जो ट्रायल होती है वो अभियुक्त के समक्ष होती है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा
उसी प्रकार से यह प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है। That means a judge cannot jump to the conclusion. Instead, he have to remain impartial and then decide on the basis of the evidence. इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश निष्कर्ष पर नहीं जा सकता, कंक्लूजन पे नहीं जा सकता कि सारा कुछ अक्यूज्ड पर्सन के सामने हो रहा है, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जज के किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले सकता। जज निर्णय लेता है, ही हैव टू रिमेन इम्पार्टियल एंड देन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द, वो निर्णय लेता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर। इसलिए जज को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, इम्पार्टियल रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए और उसको एविडेंसेस के आधार पे अपना डिसीजन लेना चाहिए। किसी भी क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड को दूर रखकर एकदम फेयर ट्रायल करनी चाहिए और उसी आधार पर बिना किसी इफेक्ट के डिसीजन लेना चाहिए, और वो भी किस आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, और अपना निर्णय पे पहुंचना चाहिए। अगला पॉइंट है द रूल ऑफ, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना 4th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, द रूल ऑफ लॉ सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ कहता है एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष सब समान है। और भारत में रूल ऑफ लॉ चलता है, मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बात है, कोई भी जो गाइडलाइन है, उसको रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या चीज़ है एक नई, कि वुड नॉट मेक मच सेंस इफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटीड ए फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट कहता है कि यदि प्रत्येक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फेयर ट्रायल की गारंटी नहीं दी जाती है, आर्टिकल 21 के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को, क्योंकि आर्टिकल 21 में आता है निष्पक्ष सुनवाई, आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है, क्योंकि आर्टिकल 21 सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं है, राइट टू लाइफ नहीं है, इसमें लगभग 50 से अधिक राइट्स को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें एक फेयर ट्रायल का राइट भी शामिल है। तो फेयर ट्रायल, कॉन्स्टिट्यूशन ने फेयर ट्रायल का फंडामेंटल राइट्स अक्यूज्ड पर्सन को दिया है कि फेयर ट्रायल का अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो वो कहता है इफ़ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटीड ए फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अगर फेयर ट्रायल की गारंटी नहीं दी जाती है, तो रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब ही नहीं है। फिर रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून का शासन क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ तभी तक है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ने फेयर ट्रायल की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति को दे रखी है, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तभी रूल ऑफ लॉ बना रह सकता है और आर्टिकल 21 सुरक्षित रह सकता है, सेफ रह सकता है, उसका वायलेशन नहीं हो सकता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस हुए हैं आर्टिकल 21 के ऊपर, समय समय पर उसमें आर्टिकल 21 में नई नई चीज़ों को, नई नई राइट्स को जोड़ा गया है। तो फेयर ट्रायल भी उसी में एक राइट्स के रूप में शामिल की गई है। आर्टिकल 21 फेयर ट्रायल का राइट्स भी देता है, जो कि एक एवरी सिटीजन्स का एक फंडामेंटल राइट्स है। तो आज हमने व्हाट इज ए फेयर ट्रायल के बारे में डिस्कस किया। इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारा फेयर ट्रायल के बारे में डिस्कशन था। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको आप एक बार इस वीडियो को देख लेना।
क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा अपोजिट पार्टी के द्वारा लॉयर द्वारा किया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन का वकील है और डिफेंस का गवाह है, तो उससे जो प्रोसिक्यूशन के वकील के द्वारा जो विटनेस से जो एग्जामिनेशन किया जाता है, उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो क्रॉस एग्जामिन होता है। इसको हम आगे देखेंगे। तो आज हमने फेयर ट्रायल के बारे में डिस्कस किया कि फेयर ट्रायल क्या है। फेयर ट्रायल आर्टिकल 21 का ही एक हिस्सा है। फेयर ट्रायल जो निष्पक्ष सुनवाई है, विचारण है, वो किस आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 21 में है, जिसमें राइट टू लाइफ को मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।